सिंध में कम अज़ कम माहाना उजरत 43,000 रुपये मुकर्रर। कम अज़ कम उजरत में 7.5% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के अहम फैसले सामने आए हैं। सेहत, इंसाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेहनत कशों से मुतल्लिक अहम मंजूरी दी गई है। पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज कंपनी के बजट की मंजूरी। हेल्थ सर्विसेज कंपनी के लिए 20 करोड़ इब्तदाई सरमाया मंजूर। हेल्थ सर्विसेज कंपनी को 2.72 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। टैक्स नदहिंदा ऑफ रोड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। आजिज, अहम फैसला सामने आया है, अपडेट कीजिए। जी हाँ, देखिए सिंध काबीना का इजलास जो है वो अभी तक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तरफ जारी है। सूबाई वज़रा, मुशीर, मामले खुसूसी, सरकारी अफसरान इस काबीना इजलास में शरीक हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह है कि काबीना ने अभी जो है लियारी जो प्रोजेक्ट है उसके 200 से ज़ायद मुलाजमीन को उनके कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल का इजाफा किया है, क्योंकि ये KMC से लियारी टाउन को मुंतकिल होने वाले मुलाजमीन थे। सिंध काबीना ने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट है उसको पब्लिक प्राइवेट कंपनी में तब्दील करने का फैसला किया है, और ये कंपनी जो है बाकायदा इसको रजिस्टर किया जाएगा, और ये कंपनी इसके लिए 8 अरब रुपए इब्तदाई तौर से रकम भी सरकारी के लिए मुख्तस की गई है। सिंध काबीना ने एक और फैसला किया है जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरल बोर्ड, उसकी मंजूरी तो पहले दी है, लेकिन उसके बोर्ड बनाने का जो है फैसला किया है काबीना ने, और इसमें सरदार अहमद शाह को इस बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जो कि वजीर तालीम और महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड को हुक्म दिया गया है कि वो उसका पूरा बोर्ड जो है वो तश्कील दें। तो काबीना का इजलास जो है वो अभी तक जारी है। अब देखना यह है कि मज़ीद क्या फैसले होते हैं। जी ठीक है आजिज, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। यहाँ आपको बताएं, सिंध हुकूमत के येलो लाइन मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए यूटिलिटी रुकावटें दूर करने के अहकामात। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का इजलास। येलो लाइन मनसूबे पर पेशरफ्त मजीद तेज करने का फैसला। आजिज जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि येलो लाइन BRT के जो यूटिलिटी रुकावटें हैं, यानी जो यूटिलिटीज की मुख्तलिफ लाइनें हैं, उनको वक्त से कबल हटाने का फैसला किया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट, ट्रांस कराची, मास्कान पार्टी और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता दीगर अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। इजलास को एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, और उसमें बताया गया है कि BRT येलो लाइन का जो मनसूबा है उसका काम जारी है, लेकिन चूँकि यूटिलिटीज की रुकावटें आ रही हैं, तो सीनियर सूबाई वजीर ने हिदायत दी है कि अपना इसको वक्त से पहले ही इनको हटाया जाए कि जब यहाँ तक मामला पहुँचे तो रुकावटें नहीं हों। यहाँ पे दूसरी उन्होंने ये हिदायत की है कि जो ताज हैदर ब्रिज है और दूसरा ब्रिज जो गिराया गया था उसको भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, और ताज हैदर ब्रिज पर जो काम है उसको तेज किया जाए। ये कहना था सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का। जी, आजिज जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं BRT ग्रीन लाइन फेज़ 2 मंसूबे पर तामीराती काम तेज़ी से जारी है। जामिया अखलात के करीबी इख्तितामी स्टेशन की तामीर के लिए म्यूनसिपल पार्क मस्मार कर दिया गया, जबकि मंसूबे का तकरीबन 50% काम मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त BRT ग्रीन लाइन फेज़ 2 के मनसूबे पर मौजूद हूँ, जैसा कि 1.8 किलोमीटर की जो उस मनसूबे में तोसी की जा रही है। फेज़ 2 के जो नाम से जो ये दूसरा जो फेज़ 2 है बनाया जा रहा है 1.8 किलोमीटर पर ग्रीन लाइन का दूसरा हिस्सा है। ये जहाँ पर एंड होगा और जहाँ से बसों का जो वो टर्निंग पॉइंट बनाया जाएगा, म्यूनसिपल पार्क जो इसकी जो है वो इख्तितामी पॉइंट था, वो उस जगह को जो है उस पार्क को समझने के अब जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, और यहाँ पर जो वो ग्रीन लाइन का स्टेशन बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर मेरे जो है वो अगर मैं आप देखें तो वहाँ से ग्रीन लाइन आएगी और यहाँ पर टर्न होके जो है वो फिर यहाँ से टर्न होके जाने वाले रूट की तरफ जो हो जाएगी, यानी मोबाइल मार्केट से आके टर्न होके फिर ये दिल पसंद से जो उस तरफ जाएगी। और ट्रैफिक की रवानगी आप देख सकते हैं
किस कदर शदीद ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई, क्योंकि बीआरटी का जो काम हो रहा है तो उससे सिर्फ एक ही लेन जो है वो एक लेन से भी कम जगह जो है वो बची है यहाँ पर गाड़ियों की रवानगी की, और कुछ सर्विस रोड को मिला के जो है वो यहाँ पर जो वो गाड़ियों का जो वो पब्लिक ट्रैफिक को जो वो रवा पर रखा जा रहा है। लेकिन ट्रैफिक की जो शदीद रवानगी है वो शदीद इसी तरीके से जो मुतासिर होती है। आने और जाने वाले रोड की जो वो रोजाना की बुनियाद पर यही सूरत हाल है। हुकाम से हमारी बात होती है, उनका कहना है कि 31 दिसंबर 2026 में जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे का काफ़ी हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, 50% काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। स्टेशन भी जो है वो कायम कर किए जा रहे हैं, 2 स्टेशन बन चुके हैं, तीसरे स्टेशन की जो वो बुनियाद का काम किया जा रहा है। और जबकि जो इख्तितामी यानी टर्निंग पॉइंट है जो यहाँ पर आखिरी स्टेशन ग्रीन लाइन का बनेगा, वो उसका काम भी जो वो स्टार्ट कर दिया गया है। और म्यूनसिपल पार्क जो यहाँ पर बना हुआ था, जो इस एक जगह की जामा की छोटी सी खूबसूरती थी और एक टर्निंग पॉइंट था, वो भी जो है वो उसको जो है वो खत्म करके मसमार करके अब यहाँ पे ग्रीन लाइन का स्टेशन बनाया जा रहा है। जी, बात कर लेते हैं सोने की कीमतों से मुतालिक। सोने की कीमत में एक ही दिन में बड़ा इजाफा। आलमी मार्केट में सोना $100 महंगा। आलमी मार्केट में सोना $4155 फी औंस पर पहुंच गया। फी तोला सोना 10,000 रुपये महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,37,936 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,75,459 रुपये का हो गया है। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जान लेते हैं। अशरफ खान, कीमतों के हवाले से बताइएगा। जी देखिए, आलमी मार्केट में सरमायाकारी की जानिब से सोने में खरीदारी का रुझान देखा गया है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में सोना $100 एक दिन में महंगा होकर $4,155 फी औंस पर पहुंच गया। इजाफे पर मुकामी सराफा बाजार में फी तोला सोना एक ही दिन में 10,000 रुपये महंगा हो गया, जो कि बढ़कर 4,37,936 रुपये पर पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना एक ही दिन में 8,573 रुपये इजाफे के बाद जो है 3,75,459 रुपये पर पहुंच गया। इसके साथ ही तलब पर फी तोला चांदी की कीमत एक ही दिन में 273 रुपये इजाफे से 6,624 रुपये पर पहुंच गई है। जी, अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। 5 अगस्त 2019 को भारत ने आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करते हुए जम्मू और कश्मीर की आइनी हैसियत ख़त्म कर दी थी। इस फैसले के बाद खत्े में सियासी कशीदगी में इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान ने इस इक़दाम को मुस्तरद करते हुए करारदादों के मुनाफी करार दिया था। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 तारीख का सिया तरीन दिन। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची से खैबर तक कश्मीरियों से इजहार यकजहती। 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करने पर पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत ने इस इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए कश्मीरी अवाम के हक़ खुददारियत के मुतालबे का अदा किया। भारत ने रियासत को 2 वफाकी इकाइयों में तकसीम किया, जबकि पाकिस्तान ने इस इक़दाम को मुस्तरद करते हुए सिफारती सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और मामला अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर उठाया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जम्मू और कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है, जिसका हल सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। इंसानी हुकूक की मुताबिन अल-अक़वामी तंजीमों ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान वादी में मवासलाती पाबंदियों, गिरफ्तारियों और शहरी आज़ादियों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ खदशात और रिपोर्ट्स भी जारी की हैं। दूसरी जानिब आज कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों समेत पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर लियारी टाउन की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रुकने सिंध असम्बली यूसुफ बलोच, टाउन चेयरमैन लियारी खलील हवत और म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद NED खान और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमाद NED खान का कहना था कि 5 अगस्त का दिन कश्मीरियों पर जुल्म और जिबर की याद दिलाता है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त लियारी में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शुएब। आज बिल्कुल यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर लियारी टाउन की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन भी जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद ND खान। हमाद साहब, क्या कहना चाहेंगे आज की रैली की मुनासबत से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। बिल्कुल, आज जैसे कि आप जानते हैं 5 अगस्त और हम यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान की और हुकूमत सिंध की जानिब से हमारे लिए डायरेक्टिव्स दिए गए थे कि हम रैली का इनेकाद करें और जो भारतीय जुल्म और बर्बरियत जो हमारे कश्मीर भाइयों को हुई है उसके लिए हम यकजहती के साथ यहाँ पर भरपूर मजम्मत करते हुए खड़े हैं। इस वक्त लियारी टाउन में हम मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं, MPA साहब भी मौजूद हैं
और लियारी की आवाम भी मौजूद होगी। ये बहुत मोहब्बत करती है कश्मीर से, इस मुल्क से, मुहिब वतन लोग हैं। तो जहाँ जरूरत पड़ती है कौम को तो लियारी हमेशा खड़ा होता है। तो इसी हवाले से आज हमने चाकीवाड़ा से लेके ली मार्केट तक एक रैली की है और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और कश्मीर के साथ यकजहती मना रहे हैं। तो जैसे कि हमारा हमेशा से एक नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। जावेद साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज 5 अगस्त है 2019 को एक आर्टिकल जो था हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 370 और 30A को जो मंसूख किया गया और कश्मीरियों का जो इस्तेसाल किया गया है कि कश्मीरियों का पहले कानून ये था कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोगों को रोजगार दिया जाएगा, कश्मीरी लोग वहाँ के रेजिडेंशियल हो सकते हैं, कश्मीर को ही सारी चीजें वहाँ के लोकल लोगों को मिलेंगी। तमाम साजिशें जो है वो नाकाम होंगी। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी आवाम के साथ खड़ी है। जी 31 जुलाई तक मुल्क भर में कपास की आमद सालाना बुनियाद पर 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कॉटन जर्नल्स फोरम चेयरमैन का कहना था कि 31 जुलाई तक पंजाब में 1% कमी, सिंध में 68% इजाफा हुआ है। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ खान। जी अशरफ, आगाह कीजिए इससे मुताबिक। जी देखा जाए 31 जुलाई तक मुल्क भर में कपास की आमद सालाना बुनियाद पर 32% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और देखा जाए 31 जुलाई तक पंजाब में 1% कमी जबकि सिंध में 67% का इजाफा हुआ है। कॉटन जर्नल्स फोरम के चेयरमैन एहसान के मुताबिक 31 जुलाई तक मुल्क भर की जिनिंग फैक्ट्रियों में 7,86,000 बेल्स के बराबर कपास पहुंची है। पंजाब की जिनिंग फैक्ट्रियों में 2,98,000 जबकि सिंध में 4,88,000 बेल्स की आमद हुई है। सिंध के जिला सांगड़ में मुल्क भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा कपास की आमद हुई है, 3,98,000 जो है बेल्स रही है। सांगड़ के कपास सिंध की मजमूई पैदावार का 82% रही है, मुल्की पैदावार का जबकि 51% हिस्सा रहा है। सांगड़ का टेक्सटाइल मिल्स ने जिनिंग फैक्ट्रियों से 7,04,000 बेल्स खरीदी है। जिन फैक्ट्रियों में 78,000 बेल्स काबिल फरोख्त मौजूद हैं। कपास पंजाब में 108 जबकि सिंध में 123 जिनिंग फैक्ट्रियां फाल हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के लिए ट्रांसशिपमेंट मराहती पैकेज का ऐलान। ट्रांसशिपमेंट जहाज़ों को पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस में 80% तक रियायत। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी के मुताबिक 5 से 10% ट्रांसशिपमेंट कार्गो ले जाने वाले जहाज़ों को 20% रियायत दी जाएगी। ब्यूरो चीफ अशरफ खान साथ ही मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जान लेते हैं, बताइएगा। जी देखा जाए पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर से अच्छी खबर आई कि वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी का जो है कराची बंदरगाहों के लिए तारीखी ट्रांसशिपमेंट मराठी पैकेज का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान को इलाकाई ट्रांसशिपमेंट हब बनाने के लिए जामा पॉलिसी मुतारिफ करा दी गई है। ट्रांसशिपमेंट कार्गो की हैंडलिंग लागत में तारीखी कमी का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवर चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक बहरी शोबे में इस्लाहात जारी हैं। चेयरमैन कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम की क़यादत में बंदरगाही तिजारत के फ़रोग़ मिला है और ट्रांसशिपमेंट जहाज़ों को पोर्ट हैंडलिंग चार्ज में 80% तक रियायत दी जाएगी। ट्रांसशिपमेंट कार्गो लाने वाले जहाज़ को ज़्यादा मराद मिलेंगी। नई मराद से जहाज़ों के टर्न अराउंड में जो टाइम में तारीखी कमी आएगी और ये भी कहा गया है कराची पोर्ट पर जो है वाटर चार्जेस में जो 80 से 20% तक रियायत दी जाएगी। कराची पोर्ट पर 14 रोज़ जबकि TP एक्ट एरिया में 30 रोज़ मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मिलेगी। पोर्ट कासिम पर वाटर चार्जेस में जो है 100% रियायत दी जाएगी और पोर्ट कासिम के टर्मिनल पर 7 रोज़ मुफ्त स्टोरेज और 21 रोज़ तक तोसी मुमकिन है। जी अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नौजवान ताजिर मीर रज़ा केस में तहकीकात नए मोड़ पर पहुंच गई हैं। पुलिस ज़राया खुदकुशी का इम्कान जाहिर कर रहे हैं जबकि मकतूल के अहले खाना ने इसे कत्ल करार देते हुए तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम PCHS में मौजूद हैं। मीर रज़ा जो कि एक नौजवान ताजिर था जिसका कत्ल हुआ, उसके बाद उसकी लाश बरामद हुई, ताहम उसकी तहकीकात जारी हैं। मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस सामने आई हैं, एप्पल वॉच भी डिकोड की गई, उसमें से भी जो है वो डाटा पुलिस रिकवर करने में मसरूफ़ है। मीर रज़ा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा अभी तक आपकी नज़र में इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, इंसाफ क्या समझते हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा? और ये बताइएगा कि पुलिस ये दावा करती दिखाई दे रही है कि ये पूरा वाक़या जो है वो खुदकुशी है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
देखें, अभी तक तो ये पुलिस से हमारी इस तरह की उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और ना ही उसने जो है उन्होंने हमें कोई डिटेल फराहम की है। सब मीडिया पे चल रहा है, कोई ऑथेंटिकेशन इसमें आई नहीं है अभी। हाँ, एक रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम जिसमें पीछे से गोली लगी हुई है, ठीक है, तो मैं पीछे से खुदकुशी नहीं करूँगा। और दूसरी चीज़ ये मर्डर है। खुदकुशी करने के लिए मेरे पास वो दुकान थी जहाँ मैंने बच्चे ने गन निकाली, पूरा रास्ता घर, वो उधर क्यों गया, किसको टाइम दिया हुआ था, किससे मीटिंग थी। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि उसने पैसे देने थे, सुबह जो है ना उसने बोला कि मैं सुबह नो मोर हूँ या पता नहीं क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो ढूंढे ना कि उसने कौन था जिसको पैसे देने थे। खुद से मेरा बच्चा गोली नहीं मार सकता अपने आप को, वो अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए लेकर गया। उसने हम सबको एक एक क्लू दिया कि देखिए मैं ट्रैप हो गया हूँ, मुझे मर्डर होगा मेरा। उसने मोबाइल भी फेंका, माँ के पास क्यों नहीं छोड़ कर गया। सब ट्रांसफर खाली था ना, 7 लाख रुपए का मोबाइल था, क्यों नहीं छोड़ कर गया माँ के लिए। उसने उधर ही क्यों नहीं खुदकुशी कर ली। नहीं, ही वॉज अ ब्रेव मैन और वो बड़ी दिलेरी से उनको फेस करने गया, ठीक है जी, और उसको मार दिया गया। अब ये 3 करोड़ बोलो, 30 करोड़ बोलो, 10 करोड़ बोलो, ये फाइनेंशियल टर्म्स जो है ना इनका पार्टनर ज़्यादा बता सकता है, राइट जी। और वो नहीं बता रहे हैं तो मैं शॉक्ड हूँगा, वो इसलिए शॉक्ड हूँगा कि दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। तो उसको बताना चाहिए कि क्या है रज़ा का इतना बड़ा फाइनेंशियल, इतना बड़ा मतलब अगर कोई बात है बिज़नेस के हवाले से। एक बच्चा कार्ड से 4 ब्रांचेस पे आया है, हमने उसको परेशान नहीं देखा है। 12 ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस है। तो हम पुलिस से ये दरख्वास्त है कि इसके ऊपर सही से इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक बार फिर जो है वो MLO रिपोर्ट को जो है वो देखा जाए, कहीं MLO की गलती ना हो। तमाम चीज़ें जो है वो देखने के बाद ही जो है वो केस को आगे परस्यू किया जाए जी। बनारस पुल पर ट्रॉलर की टक्कर से 24 साल के नौजवान की हलाकत का वाकया। मुतवफ़ी के वालिद ने ट्रॉलर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ सीनियर सिविल जज गरबी की अदालत में हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जवाद, बताइएगा। जी, बनारस पुल पर ट्रॉलर की टक्कर से नौजवान की हलाकत का ये मामला है। सीनियर सिविल जज गरबी की अदालत में मुतवफ़ी के वालिद की जानिब से हर्जाना दायर कर दिया गया है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या ये वाक़या पेश आया था, कब ये वाक़या पेश आया था? तकरीबन ये 11 मुहर्रम का बात है कि तकरीबन ये लोग आ रहे थे 2:30 पौने 3 के करीब। हुसैनाबाद से खाना खा के ये 2 बंदे थे, तो ये लोग ना ट्रॉलर ने इनको मारा है, हिट किया है। पीछे से किया है ये नहीं पता, कि बस ये इनको मारा है और भाग रहा था वो एक्सीडेंट करके। तो फिर इसको आगे जाके इन्होंने कुछ लोगों ने पकड़ा है इनको रात में टाइम में। अच्छा, क्या आपका बेटा नौजवान था, क्या करता था? ये 24 साल का बेटा था मेरा, ये तकरीबन एम्ब्रॉयडरी में काम करता था। ठीक है, जो दरख्वास्त गुजार के एडवोकेट हैं उस्मान फ़ारूक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कितने रुपए का जो है वो हर्जाने का दावा दायर किया है? हमने 13 करोड़ के जो है हर्जाने का दावा किया है, और चूँकि वो नौजवान था, उसकी उम्र जो है 24 साल थी और एक लंबी जो है ज़िंदगी थी, फिर वो बेनिफिशरी था अपने वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, ज़ाहिर है सारे मामलात उसको देखने थे मुस्तकबिल के। तो वो सब चीज़ें एक हादसे के नतीजे में सब ख़त्म हो गई हैं। और उसमें जो दूसरी सबसे अहम बात है वो ये है कि जो ट्रॉलर हैं उनकी जो रफ़्तार और जिस तरीके से वो चलाते हैं वो सारी वायलेशन करते हैं, और कोई भी जो है उस कानून पे अमल दरामद नहीं करते कि जो कि उनको हद रफ़्तार के हवाले से बताया जाता है। लिहाजा हमने जो है फेडरल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के तहत जो है ये सूट फाइल कर रहे हैं। अच्छा, किसके खिलाफ ये हुआ है? टैंकर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ? जी, मालिक के खिलाफ किया, और ड्राइवर जो भी इसमें नेग्लिजेंस के अंदर है। तो और चूँकि जो ड्राइवर जो मालिक है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जिसको भी जो है वो ड्राइवर किसी को भेज रहे हैं तो उसकी तमाम चीज़ों को मॉनिटर करना, देखना कि भाई वो किस तरह चला रहा है, क्या है, ये भी मालिक की जो जिम्मेदारी बनती है। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि 13 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है। एडवोकेट उस्मान फ़ारूक साहब का यही कहना था। जो मुतवफ़ी था वो अपने वालिदैन के मुस्तकबिल का सहारा था। 24 साल का नौजवान था जिसे तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने जो है वो टक्कर मारकर उसे कुचल कर जो है वो जाँ बहक कर दिया था, जिसके बाद जो है अब इन्होंने अदालत से रुजू किया है। सिंध में वॉल चॉकिंग और गैर कानूनी पोस्टर्स के खिलाफ कानून पर अमल दरामद का मामला। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत के सिंध भर के बल्दियाती इदारों को गैर कानूनी बैनर्स, पोस्टर्स और वॉल चॉकिंग फौरी ख़त्म करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध से कानून के निफाज पर रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शौकत कुरैशी से। जी शौकत।
जी बिल्कुल सही है। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध भर के दीवारों पर जो वॉल चाकिंग है और गैर कानूनी पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं उन्हें हटाने की हिदायत कर दी है। आज जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानब से दरख्वास्त दायर की गई थी, वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि 2013 का एक एक्ट है जो दीवारों को डिफेस करने की ममानत करता है, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद नहीं हो रहा सिंध भर में, और सिंध भर की जो दीवारें हैं उस पर वॉल चाकिंग की जाती है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं जो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। एक तो इस कानून की खिलाफ वर्जी है, दूसरा जो वॉल चाकिंग की जाती है, जो पोस्टर लगाए जाते हैं वो भी किसी न किसी तरह से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं, ऐसे तस्वीर लगाई जाती हैं जो बज़ात खुद वो भी गैर कानूनी है। तो अदालत को उन्होंने इस्तदा की कि सिंध भर के जो वॉल चाकिंग वगैरह या पोस्टर लगाए गए हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट हुकाम से तलब की जाए और उसके बाद तमाम ये वॉल पोस्टर्स और वॉल चाकिंग जो है वो ख़त्म करके दीवारों को साफ़ किया जाए। तो अदालत ने उनके दलाइल सुनने के बाद हिदायत की मुताल्लिका हुकाम को कि आइंदा समात तक तमाम सिंध भर के जो दीवारें हैं उन पर जो वॉल चाकिंग है वो ख़त्म की जाए, उसके अलावा जो पोस्टर्स हैं वो भी हटा दिए जाएँ। साथ साथ अदालत ने यह कहा है कि आइंदा समात जो है 2 हफ्ते के बाद होगी और चीफ सेक्रेटरी सिंध को कहा है कि एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए कि इस कानून पर अमल दरामद कितना हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। जी आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध भर के सरकारी और निजी स्कूलों में हफ्तावार 2 तातीलात। वज़ीर आला सिंध ने हफ्ता इतवार की तातील की मंजूरी दे दी। हफ्ते के रोज़ भी तमाम स्कूल बंद रहेंगे। तदरीसी औकात में 1 घंटे का इजाफा किया जाएगा। कुफात शारी के तहत नए औकात कार का फैसला भी कर लिया गया है। तालीमी सरगर्मियाँ मौसर रखने के लिए औकात में इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राबेल सदीद से। जी राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर तालीम की जानिब से पहले जो है वो महकमा तालीम की जानिब से ये फैसला किया गया था कि हफ्ते के 6 दिन जो है वो तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी, तदरीसी अमल जो है वो बहाल रहेगा। लेकिन उसके बावजूद अब जो है वो फैसला जारी किया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि तालीमी इदारों में हफ्ते के रोज़ तातील का फैसला स्कूलों और कॉलेज दोनों पर जो है वो यकसा लागू होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी से सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी कॉलेज में भी हफ्तावार को जो है वो तातील का ऐलान कर दिया गया है। इस फैसले के तहत तदरीसी औकात में 1 घंटे का इजाफा किया जाएगा ताकि तालीमी सरगर्मियाँ मौसर अंदाज में जारी रह सकें। जबकि ये फैसला से हुकूमत की किफ़ायत शुमारी इक़दाम पर अमल दरामद और दस्तयाब वसाइल के मौसर इस्तेमाल के पेश नज़र जो है वो किया गया है। जी राबेल अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। कराची से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें आज भी ताख़ीर का शिकार हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक बेशतर ट्रेनें देर से रवाना होगी, जबकि कराक्रम एक्सप्रेस शेड्यूल के मुताबिक रवाना होगी। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। आज बिल्कुल ट्रेनों का पहिया आज भी सुस्रवी का शिकार है। कई बार हमने देखा कि ट्रेनें जो है वो डीरेल हुई है, उसके दौरान भी जो है 3-3 घंटे जो है वो ट्रेनें ताख़ीर का शिकार रही। और अगर हम बात करें दीगर वजूहात के बायस भी जो है वो ट्रेनें ताख़ीर का शिकार है। इस वक्त मैं सिटी स्टेशन पर जो हूँ मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर बात करें अगर मौसम के हवाले से, गर्मी के हवाले से, तो यहाँ पर गर्मी भी है, पानी भी नहीं है यहाँ पर, इसके साथ पंखे भी नहीं है। तो मुसाफिर जो बड़े परेशान नज़र आते हैं जब ट्रेनें जो वो ताख़ीर का नज़र आता है, ट्रेनें जो वो ताख़ीर होती हैं। आज भी अगर हम बात कर लें तो आज भी जो है मुतादिद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार है। पाकिस्तान एक्सप्रेस की बात कर लें, पाकिस्तान एक्सप्रेस भी आज ताख़ीर है। मुकर्रर वक्त 2 बजे के बजाय ये तकरीबन जो है वो 4:30 बजे रवाना होगी। इसके साथ साथ अलामा इकबाल एक्सप्रेस की बात कर लें तो ये भी तकरीबन 45 मिनट ताख़ीर का शिकार है। जो बताया जा रहा है कि 3:30 बजे की बजाय जो है वो 4:15 पर रवाना होगी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस की बात कर लें तो ये भी शाम 4 बजे की बजाय तकरीबन 1 घंटा ताख़ीर से 5 बजे जो है वो रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस की बात कर लें तो ये भी 5:30 बजे के बजाय 1 घंटा ताख़ीर से 6:30, जबकि तेज़ गम एक्सप्रेस भी जो है वो 5:30 बजे के बजाय 6:30 बजे रवाना होगी। कराक्रम एक्सप्रेस जो है आज मुकर्ररा वक्त दोपहर 3 बजे जो है वो रवाना हो जाएगी। बात करें रेलवे हुकाम की जानिब से तो उन्होंने कहा है कि मज़ीद मालूमात के लिए मुसाफिर जो है वो इंक्वायरी नंबर 117 पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मुसाफिरों का यही कहना है ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होती हैं, इसके शेड्यूल को जो है सही किया जाए। साथ साथ अगर हम बात करें सिटी स्टेशन की तो यहाँ पर पंखे भी लगाए जाएँ, पानी का भी इंतज़ाम किया जाए ताकि मुसाफिर इस गर्मी के मौसम में जो है वो यहाँ पर जो है इंतज़ार कर सकें। जी महमूदाबाद के दाखिली रास्ते पर मैनहोल एक बार फिर खुल जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों के मुताबिक हालिया मुरम्मत के बावजूद सड़क दोबारा धंस गई, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील प्राचा से। जी दुआ।
जी बिल्कुल, आए दिन हमने देखा कि कराची के अंदर ओपन मैन होल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो हादसात हुए, बच्चे उसके अंदर गिरे। और अभी भी यहाँ पे महमूदाबाद के इलाके में मौजूद हुआ, मेरे अकब में मेरे कैमरे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेन के ऊपर महमूदाबाद में ये जो है वो नज़र आ रहे हैं आपको हालात। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे रिहायशी मौजूद है, यहाँ से इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कब से ये सूरत हाल है और क्या मसले मसाइल? सालों से हम एक रिक्शे वाला ड्राइवर है, तो ये हालात होएगा कराची का जो है ना, हम गड्ढे में घुस जाएगा, कौन निकालेगा, हम खुद ही परेशान है। तो ये हालात जो है ना होना चाहिए, जो है ना कि जब सब जगहों में हालात होएगा तो आवाम कैसे चलेगा, रिक्शे वाले गाड़ी कैसे चलेंगे, ये परेशानी है। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे जो है रिक्शा चलाते हैं और उनका यही कहना था कि यहाँ पे आए दिन जो है वो हादसात होते होते बच जाते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, उनको मुश्किलात होती है। जाहिर सी बात है बच्चे यहाँ पे आते जाते हैं तो उनको गुजरने में मुश्किल होती है। तो इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई भी जो है हादसा जो है उसे बचा जा सके। जी चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। टाउन में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। नुसरतुल्लाह ने तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और हरियाली के फ़रोग़ के साथ मुफ्त शटल बस और साइकिल सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, गुलबर्ग टाउन के इंतज़ामिया की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में जो है ज़ौराने का एहतमाम किया गया है, जिसमें गुज़िश्ता 3 बरस की कारकर्दगी भी जो है वो बताई गई है। और इसके साथ साथ आइंदा क्या होने जा रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। नुसरतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं गुलबर्ग टाउन के। नुसरत साहब बहुत शुक्रिया। 3 साल की तकरीबन आपकी जो कारकर्दगी रही, मुख्तसरन वो बयान कीजिएगा, किन चीज़ों पर फोकस किया, और मज़ीद चूँकि वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली सूरत हाल है, क्या करने जा रहे हैं? जी रिजवान में शुक्रिया आपका। जी हमने गुलबर्ग टाउन ने पहले मॉडल टाउन रहा और अब दोबारा उसी तरफ बढ़ रहा है। और गुलबर्ग टाउन ने जो बड़ा काम किया है वो वाटर एंड सीवरेज पे जो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, इसके अलावा सफाई के हवाले, सैनिटेशन के हवाले से, उसके अलावा पार्कों की बहाली का काम है। इस वक्त तकरीबन कोई 45 के करीब पार्क रिहेबिलिटेट किया, उसको मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट दिया पार्कों के अंदर, स्केटिंग रिंग दिए हैं गुलबर्ग टाउन ने। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रोड कार्पेट पेवर ब्लॉक पे, इस साल का बड़ा हमारा काम उस पर होगा। और इसके साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर एक बड़ा काम है जो मैं समझता हूँ बुनियादी जिम्मेदारी है रियासतों की, और उसमें हमने तकरीबन कोई 10 के करीब स्कूल रिहेबिलिटेट किए और उसके एकेडमिक को भी एड्रेस किया। इसी तरीके से हेल्थ में पहला प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह जो 50 रुपए के ऊपर, और जो है सारी की सारी इसमें फैसिलिटी, एयर कंडीशन बेसिक डायग्नोसिस मौजूद हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग, और तकरीबन कोई 10,000 के करीब लोग उससे फैसिलिटेट हो रहे हैं। अच्छा, ये अभी एक खुशखबरी आप गुलबर्ग टाउन की आवाम को सुना रहे थे कि कोई शटल सर्विस 2 तरह की शुरू करने जा रहे हैं, वो क्या मामला है? जी गुलबर्ग टाउन जो है वो काम करता है, वो मुनफरिद मंसूबे पेश करता है जिसको दीगर लोग भी फॉलो करते हैं। तो गुलबर्ग टाउन इस फिस्कल ईयर के अंदर एजुकेशन कार्ड जो उसका मंसूबा उसको आगे बढ़ाने जा रहा है, उसके साथ साथ अंदरून गुलबर्ग के अंदर शटल सर्विस देने जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी बड़ा मुनफरिद मंसूबा होगा। बहुत ज्यादा किस किस्म की शटल सर्विस? शटल से आप देखोगे मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर भी होती है, मुख्तलिफ किस्म की, जैसे आपने देखा होगा कि कम्युनिटी बेस्ड होती है। तो ये हम इस शटलबीरिया के लोगों को देंगे और जिसमें लोग बहुत आराम से और डिफरेंट किस्म की ये सर्विस होगी। बसें चलेगी क्या? बस के अंदर होगी। और अगर आपने देखी होगी जो शटल सर्विस टाइप होती है जिसमें ओपन बस चलाती हैं, तो इस तरह एक अच्छी और मुनफरिद जो है वो स्कीम सामने आएगी जिससे शहरी फैसिलिटेट हो सकेंगे। जी, एक महफूज माँ, एक सेहतमंद नौमौलूद, यही हर खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है। कराची के जिना अस्पताल का गायनी ब्लॉक, जहाँ सिंध हुकूमत के तहत जदीद तिबी सहूलतों के जरिए माँ और बच्चे दोनों को मियारी और मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। राबिल सदीद की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। हर नई जिंदगी दुआ से शुरू होती है और हर दुआ को महफूज हाथों की ज़रूरत होती है। ऐसे में कराची जिला अस्पताल में ये कायम गायनी वार्ड, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर कई डिलीवरीज करवा रहा है और नई जिंदगियां यहाँ पर जन्म ले रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर माँ और बच्चे के लिए क्या क्या सहूलियात है। हर नई जिंदगी का सफ़र अक्सर OPD से शुरू होता है, जहाँ पर सबसे पहले मरीज की हिस्ट्री चेक करने के बाद माहिर गायनेकोलॉजिस्ट उसका तिबी मुआयना करती हैं और ज़रूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड और लेबोरेटरी की सहूलत भी यहाँ मौजूद है। हमें बहुत अच्छा उन्होंने किया हमारे साथ काम, और बहुत अच्छे से ऑपरेशन भी अच्छा हुआ। हमारा पेशेंट भी माशाल्लाह सही है, अल्लाह का शुक्र है। वो जगह जहाँ दुआएं खुशियों में तब्दील हो जाती हैं और हर साल 19 से 20 हज़ार बच्चों की यहाँ पैदाइश होती है, जबकि यौमिया बुनियादों पर 55 से 60 बच्चे यहाँ पर डिलीवर होते हैं, जिनमें से बेशतर जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, जबकि अगर ज़रूरत पड़े तो C सेक्शंस भी परफॉर्म
परफॉर्म किए जाते हैं। यह है गायनी डिपार्टमेंट का मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जहां पर मुख्तलिफ मेजर सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये है वो नन्ही सी जानें जो खुसूसी निगहदाश्त की मुस्तहक हैं, और ये है वो NICU जहाँ पर इंक्यूबेटर, वेंटिलेटर, CPAP और हाई फ्लो मशीनरी की सहूलियात मौजूद है और अमला 24 घंटे फराइज सर अंजाम दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे न्यूनेटल ICU है। हमारे पास जनाब जितने भी ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनी के जितने भी मरीज आते हैं जिनके बच्चे डिलीवर होते हैं, जो अगर वक्त से पहले पैदा हुए हों या उनका वजन बहुत ज़्यादा कम हो या उन्हें सांस लेने में तंगी हो, जिस तरह बच्चा जब तक पहली दफ़ा रोता नहीं है तो उसकी सांस नहीं शुरू होती, तो हम इन सब बच्चों को दाखिल करते हैं। हमारे पास हर किस्म की मशीन मौजूद है जिसमें वेंटिलेटर शामिल है, हाई फ्लो मशीन हैं, CPAP है। जिन बच्चों को हम केटर नहीं कर पाते, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 8 इंक्यूबेटर्स हैं। हमारे पास अगर मरीज़ ज़्यादा हो जाए और हमारे पास इंक्यूबेटर्स कम पड़े तो ऐसे ही CHN वाले हम लोगों को मदद करते हैं। ऐसी सहूलियात हमारे पास है जो बाहर बहुत महंगी होंगी या बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगी। मसलन अगर हम ऑपरेशन थिएटर में देखें तो हिस्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, ये तमाम महंगे इक्विपमेंट हैं जो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत बड़ा एक हिस्सा हमारे पास गायनी कैंसर्स का है और उनकी बड़ी महंगी और बहुत लंबी सर्जरीज होती हैं जो यहाँ पर फ्री होती हैं। इसके अलावा रोबोटिक सिस्टम्स हैं जो गायनी के डॉक्टर्स उस पर अपने गायनी के ऑपरेशंस भी करते हैं और जनरल सर्जरी के ऑपरेशंस भी होते हैं। एक सेहतमंद माँ और एक सेहतमंद बच्चा कौम की रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। सिंध हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम ये गायनी वार्ड जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर नई जिंदगियों को जन्म दे रहा है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। एशिया कप के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी मुबैना तौर पर लापता। बेटर फ्यूचर का एक खिलाड़ी नॉर्वे से वापस न आया। मेहरान ब्यार अली मुबैना तौर पर टीम से अलग हो गया है। नॉर्वे में खिलाड़ी के लापता होने की छानबीन जारी है। खिलाड़ियों की उम्र और दस्तावेजात पर 20 सवालात, बगैर NOC बैरून मुल्क रवानगी पर तहकीकात, नादरा, FIA और PFF को इतला का दावा भी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद। जी देखिए, बिल्कुल बेटर फ्यूचर अकेडमी की टीम है जिसमें जो है 20 के करीब फुटबॉलर जो है नॉर्वे कप खेलने के लिए गए थे, लेकिन नॉर्वे कप के मैच के दौरान जो है वो ओस्लो से एक खिलाड़ी जिसका नाम जो है वो बताया जाता है प्यारा अमन करके, जो कि वहाँ से जो है मैच के फौरन बाद जो है वो गायब हो गए। बेटर फ्यूचर अकेडमी की जो मैनेजमेंट है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि अपने गायब होने वाले खिलाड़ी की जो तफसीलात है वो पुलिस को अरसाल कर दी है, लेकिन जो है खिलाड़ी से इनका ना कोई राब्ता हो पा रहा है, ना इनका कोई पासपोर्ट जो है इनके पास मौजूद है। ठीक है अहमद, आपका शुक्रिया।